Assalamu alaikum. Hi everyone. Warmly welcome to all of you with another important training session, but I'm not the trainer. So I hope this training session related to graphic designing, you'll definitely like about it, inshallah. And what I'm trying to do is whatever I'm teaching, I'm trying to train my kids, the same thing I'm sharing to the market. I hope it would be beneficial for all of you. I'm just going to turn off my video and starting your training, inshallah. डॉट लाइन और शेप के बाद हम जिस इम्पॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का जिक्र करेंगे वो है साइज़। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि साइज़ दरअसल है क्या और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, साइज़ को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक से ज़्यादा शेप्स, दो या दो से ज़्यादा शेप्स के बीच में मौजूद वेरिएशन को साइज़ कहा जाता है। दोस्तों, साइज वैसे तो आम तौर पे किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट का हुआ करता है, लेकिन इसका सही अंदाज़ा हमें दरअसल उस वक्त होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है या एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद डिफरेंट पोर्शंस का भी हो सकता है। एक आम सी मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके दो दोस्त हैं। एक की हाइट बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत हाइट में लंबा है, और एक की हाइट जो है वो बहुत छोटी है। आप डेली भी अगर उन लोगों से दोनों से मिलते हैं, आपको उनकी हाइट का फ़र्क इतना मालूम नहीं होगा। अगर किसी दिन वो दोनों दोस्त आपके सामने इकट्ठे खड़े होंगे, तो डेफिनेटली आपको अचानक अंदाज़ा होगा कि यार इन दोनों अफराद की हाइट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मालूम ये हुआ कि साइज़ के बारे में, चाहे वो किसी इंसान के जिस्म का हो या वो किसी भी ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक चीज़ का हो, एक्चुअली हमें उस वक्त सही अंदाज़ा होता है जब हम उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का या उस एक चीज़ के पोर्शंस का कंपैरिजन करते हैं। एक और मिसाल को देख लीजिए। हमारे बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, हेड से लेके फीट तक, जिसके अंदर हमारा हेड, हमारी नेक, ट्रंक, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स और फीट वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को एज अ होल देखें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो हमें मालूम होगा कि हर ह्यूमन बॉडी के अंदर हेड का और उसके लिहाज से ट्रंक का और उसके लिहाज से फीट का या लेग्स का एक अपना कंपैरिजन मौजूद है, एक अपनी वेरिएशन मौजूद है। इसी तरह से अगर हम ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर देखने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे आप एक ट्रायंगल को लें और ट्रायंगल की बड़े और छोटे साइज में डिफरेंट वेरिएशंस निकालें, आप ये देखेंगे कि विद इन दैट सेम शेप, शेप तो ट्रायंगल ही है, लेकिन आपको उनके साइज में वाज़े वेरिएशन यानी कि फ़र्क मालूम पड़ेगा। तो पता ये चला कि साइज को जांचने के लिए कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, साइज ग्राफिक डिज़ाइन में करता क्या है? साइज ग्राफिक डिज़ाइन में अट्रैक्शन पैदा करता है। इसके अलावा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, और इसके अलावा बाज़ औक़ात किसी भी चीज़ के फंक्शन को जस्टिफाई करता है। कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं कि साइज ये तमाम काम किस तरह से करता है। दोस्तों, अट्रैक्शन की बात अगर की जाए, तो हमें बीइंग ह्यूमन बीइंग बहुत ऊंची और लंबी इमारतें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह से बाज़-औक़ात राह चलते हुए आपको कोई छोटा सा जानवर या कोई छोटा सा फूल या कोई छोटी सी पड़ी हुई चीज़ ज़मीन पे
बहुत अट्रैक्ट या अपील करती है। यानी कि चीज़ें जब साइज में बहुत बड़ी या बहुत छोटी हों तो वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह से अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप फोटो खींचने की कोशिश करें तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? फोटोग्राफर सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता है कि कम हाइट वाले लोग आगे की तरफ आ जाएं और ज़्यादा हाइट वाले लोग पीछे की तरफ चले जाएं। बेसिकली उस वक्त फोटोग्राफर कर क्या रहा है? वो साइज और हाइट के मुताबिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए। फर्ज कर लीजिए कि आपको अपनी फैमिली के लिए एक कार परचेज करनी है। आपकी फैमिली के ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो 5 से 7 लोग हैं। डेफिनेटली आप जब मार्केट में जाके अपनी फैमिली के लिए गाड़ी देखना शुरू करेंगे तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप वो गाड़ी खरीदें जिसका साइज इतना हो कि आप अपनी 5 से 7 लोगों की फैमिली को उसमें इजीली अकोमोडेट कर सकें। तो बेसिकली एक हमारा डिसीजन गाड़ी परचेज करने का ये भी साइज पे डिपेंड कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स साइज जो है वो हमारे इस डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा है। अगर प्योरली ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से बात की जाए तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी साइज जो है वो अट्रैक्शन भी पैदा करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल देखिए। गौर से कभी न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़ने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होती है यानी कि हेडलाइन, उसका साइज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट होता है उसका साइज उससे कदरे कम होता है, और उसके बाद जो डिटेल टेक्स्ट होता है यानी कि बॉडी टेक्स्ट, उसका साइज इन दोनों से कम हुआ करता है। तो दोस्तों बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर काम करते हुए हम साइज को बड़ा या छोटा करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से, पिक्चर्स की मदद से या टेक्स्ट की मदद से अट्रैक्शन भी पैदा कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों जब हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी लेआउट या अपनी कॉम्पोजिशन बनाते हैं तो हमें ये फैसला लेना होता है कि हम चीज़ों को उनके किस साइज के अंदर इस्तेमाल करें। इस फैसले की बुनियाद पे हम अपने डिज़ाइन के अंदर ब्रेक भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को फिट इन भी कर सकते हैं और इसी तरह डेप्थ या पर्सपेक्टिव भी बना सकते हैं। दोस्तों डॉट, लाइन, शेप और साइज के बाद जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वो है स्पेस। दोस्तों स्पेस एक ऐसा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है जिसको आम तौर पे बहुत इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये आपको जान के हैरत होगी कि ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। डिज़ाइन के अंदर स्पेस की बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन और अहमियत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेस क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसकी किस तरह से इम्पोर्टेंस है। दोस्तों अगर स्पेस को डिफ़ाइन किया जाए तो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उनके इर्द गिर्द मौजूद जो ओपन या एम्प्टी एरियाज हुआ करते हैं वो स्पेस होती है। दोस्तों स्पेस का बहुत ही गहरा ताल्लुक शेप्स के साथ है। जब शेप्स आपस में एक दूसरे के साथ प्लेस होती हैं या एक दूसरे के साथ कंपोज होती हैं तो बेसिकली स्पेस क्रिएट होती है, या अगर इसको वाइस वर्सा करके देख लिया जाए तो भी ठीक है कि बेसिकली स्पेस की मदद से या स्पेस की वजह से ही शेप्स जो हैं वो वजूद में आती हैं। दोस्तों स्पेस के हवाले से एक डेली लाइफ की एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें कि आपकी गाड़ी में 4 लोगों के बैठने की जगह है और आपकी गाड़ी में ऑलरेडी 5 लोग बैठ चुके हैं। अब अगर मज़ीद एक बंदा आपकी गाड़ी में ऐड करने की कोशिश की जाए
तो शायद बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से तंग होके वो एडजस्ट हो जाए। लेकिन अगर उसके बाद मजीद एक बंदा ऐड करने की कोशिश की जाएगी तो ये तकरीबन नामुमकिन होगा। दोस्तों, यही गलती हम लोग डिज़ाइन बनाते हुए आमतौर पे कर रहे होते हैं। हम अपने डिज़ाइन के अंदर इतने ज़्यादा एलिमेंट्स और इतनी ज़्यादा शेप्स डाल देते हैं कि हमारे डिज़ाइन के अंदर स्पेस रह ही नहीं जाती। ये इंतहाई गलत इकदाम है। दोस्तों, याद रखें, आप जब भी डिज़ाइन बनाएं, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके डिज़ाइन में एक ख़ास किस्म की स्पेस मौजूद होनी चाहिए। आम तौर पे हम ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसको ब्रीदिंग स्पेस भी कहते हैं, यानी कि वो स्पेस जिससे देखने वाले को थोड़ा सा खुलेपन का और स्पेस का एहसास हो। दोस्तों, स्पेस आम तौर पे दो किस्म की हुआ करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस। तो चलें देखते हैं कि पॉजिटिव स्पेस क्या है और नेगेटिव स्पेस क्या है। दोस्तों, आपको ये जान के इंतहाई हैरत होगी कि जब आप किसी पेपर पे कोई एक शेप ड्रॉ करते हैं तो दरअसल आपने उस पेपर पे एक शेप नहीं ड्रॉ की, बल्कि दर हकीकत दो शेप्स ड्रॉ की हैं। एक वो शेप जो आपने स्ट्रोक की मदद से या अपनी पेंसिल की लाइन की मदद से ड्रॉ की, और एक उसके इर्द गिर्द की जो स्पेस पहले से मौजूद थी उसने भी एक शेप की शक्ल अख्तियार कर ली। तो इस तरह से आपके पेपर के ऊपर एक शेप बनाने से दरअसल दो शेप्स बन जाती हैं। या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब आप किसी एक पेपर पे कोई एक शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप ना सिर्फ उस पेपर या शीट पे एक एरिया ऐड कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक ख़ास एरिया सबट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। ये जो एरिया आप ऐड कर रहे हैं ये है पॉजिटिव स्पेस, और ये जो एरिया सबट्रैक्ट हो रहा है ये है नेगेटिव स्पेस। दोस्तों, जब हम कोई स्पेस ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में कलर फिल करते हैं तब हमें एक्चुअली पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस के बारे में ठीक तरह से अंदाज़ा होता है। दोस्तों, इसके अलावा स्पेस लाइन और शेप की तरह 2D भी होती है और 3D भी होती है। बिल्कुल जिस तरह से लाइन और शेप के साथ मामला था, बिल्कुल इसी तरह से स्पेस के साथ भी मामला है। जो स्पेस फ्लैट स्पेस हो और उसको चारों तरफ से देखा या महसूस ना किया जा सके वो 2 डायमेंशनल स्पेस कहलाएगी। इसके बरक्स ऐसी स्पेस जिसको चारों तरफ से देखा या महसूस किया जा सके वो 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने कुछ ऐसे विजुअल्स इंटरनेट वगैरह पे देख रखे होंगे जिनके अंदर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाई तो किसी फ्लैट सरफेस पे होती है, लेकिन देखने से वो 3D का तासुर देती है। दोस्तों, इसको इल्यूजन ऑफ 3D स्पेस कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम 2D सरफेस के ऊपर 3D की इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे इसमें शेडिंग और पर्सपेक्टिव की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिनकी मदद से एक 2D सरफेस को 3D स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से डिज़ाइन और बिलखुसूस ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट बहुत ज़्यादा फॉलो की जा रही है जिसको आम तौर पे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ मशहूर है बल्कि पूरी दुनिया के आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स इसको अपने फनपारों में और अपने डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मिनिमलिज्म है क्या? मिनिमलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसी तहरीक है जिसके अंदर आर्टिस्ट या डिज़ाइनर बहुत कम शेप्स को यूज़ करके अपनी बात, अपना एक्सप्रेशन या अपना फंक्शन बयान करने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी आजकल ये जो आर्ट मूवमेंट है, डिज़ाइन मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आप लोग इस मूवमेंट को फॉलो करते हुए बहुत खूबसूरत ग्राफिक डिज़ाइंस बना सकते हैं। दोस्तों, एंड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से जो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर स्पेस की एप्लीकेशन या अफादियत है उसको थोड़ा सा आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा।
अगर आप फेडेक्स के इस लोगो को देखें तो इस लोगो के अंदर एक खास एरो की शक्ल आपको नजर आएगी जो कि एक्चुअली पॉजिटिव स्पेस में नहीं है, बल्कि ई और एक्स के दरमियान जो नेगेटिव स्पेस आपको नजर आती है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि दरअसल ये नेगेटिव स्पेस एक एरो बना रही है। और इस लोगो के अंदर एरो जो है ये डायरेक्शन और डिलीवरी को शो करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेडेक्स जो है वो एक कार्गो कंपनी है। इसी तरह से अगर हम इस मूवी पोस्टर की तरफ देखें तो हमें बज़ाहिर तो इस पोस्टर के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर नजर आता है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको एक्चुअली इस पोस्टर के अंदर दो कैरेक्टर्स नजर आएंगे। एक कैरेक्टर तो वो है जो पॉजिटिव स्पेस के अंदर फिल करके क्रिएट किया गया है और बहुत ही साफ जाहिर है, जबकि दूसरा कैरेक्टर वो है जो कि नेगेटिव स्पेस में मौजूद है और ये भी इसी मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप आजकल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के डिज़ाइंस देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आजकल न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर नेगेटिव स्पेस का ख़ास एहतमाम किया जाता है, जिसकी मदद से होता यह है कि इमेजेस और टेक्स्ट आपस में कोरिलेट भी करते हैं और एक दूसरे की जो उनकी अपनी अफादियत है वो भी महफूज रहती है। इसी तरह से वेबसाइट्स भी आजकल कुछ इस किस्म की डिज़ाइन की जा रही हैं कि नेगेटिव स्पेस का उनके अंदर काफ़ी ख़ास ख्याल रखा जाता है और नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को बहुत ही बैलेंस्ड अंदाज में इस्तेमाल करते हुए इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि देखने वाले को एक अच्छे डिज़ाइन का एहसास हो। दोस्तों, इन तमाम एग्जाम्पल्स की मदद से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर स्पेस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ही हम अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जिस एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ना सिर्फ हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि हमारी लाइफ में इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं बात कर रहा हूँ कलर के हवाले से, जो कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में 5th नंबर पे आता है। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि कलर के बगैर हमारी ये जो दुनिया है ये बिल्कुल बेमानी और फीकी सी है। इसी तरह से डिज़ाइन के अंदर भी कलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में यूँ मान लीजिए कि ग्राफिक डिज़ाइन कलर के बगैर बिल्कुल अधूरा यानी कि इनकम्प्लीट है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कलर एक्चुअली क्या है और ये हमें किस तरह से नज़र आता है। दोस्तों, कलर के बारे में माना यह जाता है कि कलर इज़ द सेंसेशन ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है या हमारी आंखों के पास पहुंचती है तो हमें कलर्स नजर आते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों, फर्ज कर लीजिए कि आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में हैं जिसके अंदर ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाज़ा, यानी कि इस कमरे के अंदर लाइट एंटर होने का कोई चांस नहीं है। ज़रा सोच के मुझे बताइए, क्या उस कमरे के अंदर पड़ी हुई चीज़ों का आपको कलर्स नज़र आएंगे? जी नहीं, आपको उस कमरे में किसी भी चीज़ का कोई कलर नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। दोस्तों, इसी तरह से जब आप किसी अंधेरे वाली जगह से एकदम सनलाइट में जाते हैं तो आपकी आंखों के आगे एकदम वाइट लाइट आ जाती है। कुछ देर के लिए आपको कोई कलर नज़र नहीं आता। इसकी भी वजह यही है कि एक्चुअली कलर्स हमें लाइट के थ्रू ही नज़र आते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और नेचुरल लाइट सोर्स है वो है सूरज यानी कि सन। इसके अलावा बाकी जितने भी लाइट सोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम मैन मेड लाइट सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे घरों के अंदर लाइट्स और बल्ब्स लगे होते हैं।
इसको हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। दोस्तों, कलर को समझने के लिए पिगमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लांट्स के अंदर एक ऐसा कंपाउंड मौजूद होता है जिसकी वजह से प्लांट्स के जो पत्ते हैं यानी कि लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। इसी तरह से इंसानी खून के अंदर एक ऐसा कंपाउंड मौजूद होता है जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्लड रेड नजर आता है। दोस्तों, ये वो कंपाउंड है जिसको हम पिगमेंट के तौर पे जानते हैं, और यही वो मटेरियल है जिसको नेचुरल सोर्सेस से हासिल करने के बाद इंसान ने रंगों को मटेरियल यानी कि मादी सूरत में अपने लिए पैदा किया। अब कुछ डिटेल से बात करते हैं इस प्रोसेस के ऊपर कि कलर्स हमें एक्चुअली नजर किस तरह से आते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान और सिंपल सी बात है। देखिए, होता बेसिकली ये है कि लाइट किसी भी लाइट सोर्स से निकलती है, जैसे कि सूरज या कोई भी और आर्टिफिशियल लाइट सोर्स, और उसके बाद किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी सतह के ऊपर जाके टकराती है। उस सरफेस से लाइट की जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और ये लाइट वेव्स हमारी आंखों में एंटर होती हैं। इस तरह से हमें कलर्स नजर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सरफेस के अंदर कुछ खास कलर्स की लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। इस बात को जरा आसान सा करके मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मेरी जो ब्लू कलर की शर्ट है, ये आपको ब्लू इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी सरफेस में ये सलाहियत मौजूद है कि ये ब्लू कलर की लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करके देखने वालों की आंखों तक पहुंचा सकती है। इस तरह से हमें कलर्स नजर आते हैं। जिस कलर की लाइट वेव्स को कोई खास सरफेस ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों तक पहुंचाती है, हमें वो सरफेस बिल्कुल उसी कलर की नजर आती है। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाइट और ब्लैक के बारे में। दोस्तों, जब कोई भी सरफेस तमाम लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है और हमारी आंखें उस पूरी लाइट को ऑब्जर्व करती हैं, सेंस करती हैं, तो हमें वाइट नजर आता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि बरअक्स, ब्लैक हमें तब नजर आता है जब कोई भी सरफेस तमाम लाइट वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसकी एक मिसाल लीजिए। दोस्तों, फर्ज कर लीजिए कि आप गर्मियों के मौसम में सख्त धूप में खड़े हों और आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी हो जो जेट ब्लैक कलर की हो। आपको उसको देख के क्या एहसास होगा? आपको हीट का एहसास होगा, गर्मी का एहसास होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उस गाड़ी की जो सरफेस है वो तमाम लाइट वेव्स को एक्चुअली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। दोस्तों, कलर के बारे में मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कलर थ्योरी को समझना होगा। कलर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि बेसिकली कलर को समझने के लिए और यूज करने के लिए कुछ रूल्स हमें डिफाइन करती है। दोस्तों, आज की जो मॉडर्न कलर थ्योरी है ये डिपेंड करती है कलर व्हील के ऊपर। आने वाले लेसन में हम डिस्कस करेंगे कलर व्हील को और जानने की कोशिश करेंगे वार्म एंड कूल कलर्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेसन में हम लोगों ने कलर के हवाले से जानने की कोशिश की और ये देखा कि कलर्स हमें किस तरह से दिखाई देते हैं। इस लेसन में हम लोग मजीद बात करेंगे कलर थ्योरी के हवाले से, कलर व्हील के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि वार्म और कूल कलर्स कौन से होते हैं।
दोस्तों जब हम बात करते हैं कलर थ्योरी के हवाले से, तो बेसिकली कलर थ्योरी एक ऐसी एक थ्योरी है और ऐसा एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमें हेल्प आउट करता है कलर के बारे में जानने के लिए और कलर्स को समझने के लिए। कलर थ्योरी के अंदर हम जिस चीज का सहारा लेते हैं कलर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो है कलर व्हील। अच्छा, कलर व्हील के बारे में अगर हम बात करें तो कलर व्हील को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ कलर्स है, या इन अदर वर्ड्स आप इसको कलर चार्ट भी कह सकते हैं, कि जिस तरह ये रंगों का एक चार्ट है। आप लोग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दो कलर व्हील्स जो हैं वो देख सकते हैं। ये दो वो कलर व्हील्स हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए समझने ज़रूरी हैं। एक जो कलर व्हील है, ये इसको हम आरजीबी कलर व्हील कहते हैं, और जो दूसरा है इसको हम सीएमवाईके के नाम से जानते हैं। बेसिकली आरजीबी वाला जो कलर व्हील है, इसको हम यूज करते हैं आमतौर पे स्क्रीन के लिए, और ये जो सीएमवाईके वाला कलर व्हील है, इसको हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा। देखें, बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, जब भी हम कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो वो आम तौर पे या तो प्रिंट के लिए जानी होती है, और या फिर उसकी जो प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन है वो स्क्रीन के लिए होनी होती है। तो इसी हवाले से अगर हम ये बात जानने की कोशिश करें, तो ये जो दो कलर व्हील्स हैं, आरजीबी और सीएमवाईके, यही वो दो कलर व्हील्स हैं जिनकी मदद से हम कलर्स की एप्लीकेशन समझ सकते हैं प्रिंटिंग के लिए और स्क्रीन के लिए। अच्छा, अगर ये जो आरजीबी वाला कलर व्हील है, इसके ऊपर हम गौर करें तो बेसिकली इसके अंदर जो आर है, दैट स्टैंड्स फॉर रेड, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। इसी तरह से अगर हम सीएमवाईके कलर व्हील के बारे में बात करें, तो इसके अंदर सी स्टैंड फॉर सियान, एम स्टैंड्स फॉर मजेंटा, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, एंड के स्टैंड्स फॉर ब्लैक। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन दोनों कलर व्हील्स को स्टडी करते हुए हमें पता चलती है, वो ये है कि ये जो दोनों कलर व्हील्स हैं, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, यानी ये एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। मिसाल लीजिए, जो आरजीबी वाला कलर व्हील है, इसके अंदर अगर हम देखें तो रेड और ग्रीन के मिलने से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से येलो कलर प्रोड्यूस होता है। जबकि इसके बरक्स अगर हम सीएमवाईके वाले कलर व्हील की बात करें, तो इसके अंदर येलो और मजेंटा के मिलने से वापस रेड कलर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये जो दोनों कलर व्हील्स हैं, इनके अंदर जब हम कलर्स को मिक्स करते हैं, तो जो कलर्स की मिक्सिंग है वो बिल्कुल रिवर्स के अंदर आती है। अच्छा, अब ये जो आरजीबी है और सीएमवाईके हैं, ये बेसिकली प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर का ये मतलब है कि वो कलर्स जिनके मिलने से या जिनके कॉम्बिनेशन से दूसरे कलर्स जो हैं वो इन कलर व्हील्स में फर्दर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कलर व्हील के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कलर थ्योरी के हवाले से, वो है टिंट्स और शेड्स का। देखें, जब हम किसी भी कलर के अंदर वाइट ऐड करते हैं, तो हमें उस कलर का टिंट जो है वो मिलता है। इसी तरह से अगर हम किसी भी कलर के अंदर ब्लैक ऐड करते जाएं, तो हमें उसी कलर का शेड मिलता है। एग्जाम्पल लीजिए, देखें, जो पिंक है वो रेड का टिंट है, जो कि रेड में वाइट ऐड करने से हासिल होता है। इसके बरक्स जो मरून है, ये बेसिकली रेड का शेड है, जो कि रेड में ब्लैक मिक्स करने से हासिल होता है। तो ये बात हो गई टिंट्स और शेड्स के हवाले से। तो चलिए आए, अब हम डिस्कस करते हैं वार्म एंड कूल कलर्स के हवाले से। दोस्तों, हमारे पास दो किस्म के रंग होते हैं जब हम वार्म कलर और कूल कलर्स की बात करते हैं। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें वार्मथ का एहसास होता है, जैसे कि रेड, ऑरेंज एंड येलो। इसके बरक्स कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको देख के हमें कूलनेस का एहसास होता है, जैसे कि ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि रेड, येलो और ऑरेंज जो है ये वार्म कलर्स हैं, और ब्लू, ग्रीन और पर्पल जो हैं ये कूल कलर्स हैं।
अच्छा, वार्म और कूल कलर्स का जो ओरिजिन होता है वो भी बेसिकली वार्म या कूल ही हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सनलाइट को देखें तो उसके अंदर हमें आमतौर पे रेड और ऑरेंज और येलो जो हैं ये कलर्स नुमाया नजर आते हैं। तो लिहाजा क्योंकि इनका ओरिजिन भी वार्म है, सनलाइट जो कि एक वार्म का एहसास पैदा करने वाली चीज है, तो लिहाजा ये वार्म कलर्स कहलाते हैं। इसके बरक्स जो कूल कलर्स हैं जैसे कि ब्लू और ग्रीन, अगर इनके बारे में हम नोट करें तो जो ब्लू है ये पानी का रंग है, और इसके अलावा जो ग्रीन है ये ग्रीनरी का, पत्तों का, लीव्स का कलर है। और आपको पता है कि जो ग्रीनरी है और जो पानी है वो हमें ठंडक का एहसास देती है, तो इसीलिए ब्लू और ग्रीन जो हैं ये कूल कलर्स कहलाते हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को कलर थ्योरी, कलर व्हील और वार्म एंड कूल कलर्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।